हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नए अंदाज में आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। अब एक नए चैनल पे आप लोगों को ये वीडियोज मिल पा रही होंगी ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। अभी तक आप लोगों ने जो वीडियोज देखी थी वो आपको मिल रही थी गुरुजी क्लासेज अमाओ पे। अब मैं आपको बता दूं, आपके जो सिलेबस का कंटेंट होगा, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, वो सारे के सारे वीडियोस अब ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस पे अपलोड किए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना प्यारा सा टॉपिक। मेरे भाई, इंटरमीडिएट में आज जो हम लोगों ने डिसाइड किया है सब्जेक्ट, वो फिजिक्स, और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट जो है मेरे भाई, वो आपका 8 नंबर का आता है। और यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। अगर बात करें स्थिर वैद्युतिकी की, तो स्थिर वैद्युतिकी को अगर हम तोड़ें तो स्थिर प्लस में किस में टूटता है मेरे भाई? वैद्युतिकी में टूटता है। अब स्थिर का मतलब होता है मेरे भाई रुका हुआ, और आपका जो वैद्युतिकी है ना, उस विद्युतिकी के अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं। और कैसे आवेश के बारे में? स्थिर मतलब रुका हुआ, विद्युतिकी मतलब आवेश का अध्ययन, यानी रुके हुए आवेश का अध्ययन जिस फिजिक्स के ब्रांच में करते हैं उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्थिर वैद्युतिकी की, तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि स्थिर मतलब रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब आवेश का अध्ययन। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश तथा आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आवेश आपका रुका हुआ होता है, याद रखेंगे एक कॉन्सेप्ट, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और एमसीक्यू में कभी कभी पूछा भी जा सकता है। जब आवेश रुका हुआ होता है तब वह उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र मेरे भाई। अगर आवेश गतिमान स्थिति में आ जाता है, यानी गति करने लग जाता है, तो वो क्या करता है मेरे भाई? तो वो आपका क्या करता है? विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही करता है, साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करने लग जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं आवेश की। तो आवेश को साथियों हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम विद्युत आवेश के नाम से भी जान लेते हैं मेरे भाई। विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या करता है मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आपका क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। अगर हम लोग देखें तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि मेरे भाई, अगर जब भी आप आवेश के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? आवेश के बारे में, तो 2 वर्ड आपको याद रखना है। कौन कौन से 2 वर्ड? एक तो अपना क्या होता है मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र। क्या होता है मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र। आप लोग याद ही कर पाओगे मेरे भाई। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ मेरे भैया का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। यानी हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या करता हो? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भैया? आवेश बोल देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग इसको दूसरे चीजों में हम आपको बता दें मेरे भाई, अलग अलग बुकों में इसकी परिभाषाएं आपको अलग अलग तरीके से मिल सकती हैं। ठीक है, आपको परेशान, हताश, निराश नहीं होना है। मैं आपको इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी बता देता हूं, दूसरी परिभाषा भी बता देता हूं। किसी किसी बुक में क्या लिखा गया है? किसी पदार्थ जो ये आवेश होता है ना, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या करता है? आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। यानी अगर हम बात करें आवेश,
ये क्या होता है, किसी पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब वो खुद अपने आप डेवलप हुई हुई होती है मेरे भाई, ठीक है, उसको अलग से उसके ऊपर आरोपित नहीं किया गया है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब उसके अंदर का आंतरिक गुण रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। इस चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का काम करता है। अगर आप ऐसे बता सकते हो तो ऐसे चीजों को लिख देना। अगर आप ऐसे चीजों को नहीं लिख पाते हैं, फिर लिखने का तरीका आपका क्या होगा, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे मेरे भाई, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या करता हो, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो, वो क्या कहलाता है मेरे भाई, विद्युत आवेश कहलाता है। अब यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जब आवेश रुका हुआ होता है तो वह उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। क्या मेरे भाई, केवल विद्युत क्षेत्र। अगर मेरे भाई आवेश गतिमान अवस्था में आ जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें आवेश, आवेश को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं मेरे भाई, इसको हम अगर बात करें तो मेरे भाई क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर आवेश का आपका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्यू है। किसी बुक में कैपिटल क्यू मान लिया गया है और किसी बुक में आपको स्मॉल क्यू के रूप में भी देखने को मिल सकता है। आपको परेशान, हताश, निराश बिल्कुल नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है। अगर बात करें आवेश, आवेश का अगर मात्रक की बात करेंगे मेरे भाई, अगर मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक मेरे भैया कूलाम होता है। क्या होता है मेरे भाई, कूलाम होता है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आवेश की परिभाषा के बारे में पढ़ा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगर मान लो ऑप्शन में कूलाम नहीं है तब आपका जो बनेगा, तो आप लोगों को एक चीज समझना है मेरे भाई। क्या समझना है कि आप लोगों ने विद्युत धारा की परिभाषा से एक चीज समझा था। क्या समझा था, I बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। जहां पर I क्या था, आपका विद्युत धारा होता था, Q क्या होता था, आवेश, T क्या होता था, समय। अगर हम Q का मान निकाले तो मेरे भाई Q इधर है तो ये T इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी I इंटू टी बराबर में हम क्या लिख सकते हैं मेरे भैया, Q। तो Q बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, I इंटू में T हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें Q, अब यहां पर I मतलब विद्युत धारा होता है और विद्युत धारा को हम किससे नापते हैं मेरे भाई, एम्पियर से नापते हैं। यानी इसका मात्रक जो होता, नापते तो मेरे भाई विद्युत धारा को आमीटर मापक यंत्र से नापते हैं। यानी अगर हम विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र पूछे तो आपको आमीटर बताना है। अगर हम विद्युत धारा का मात्रक पूछे ना तो मात्रक आपका एम्पियर होता है। तो अगर विद्युत धारा, जो ये विद्युत धारा है, इसका मात्रक की बात करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो एम्पियर आ जाएगा। अगर यहां पर टी क्या है मेरे भाई, टाइम है, टाइम का मात्रक सेकेंड हो जाता है। तो इस प्रकार से मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत आवेश का जो दूसरा मात्रक आ जाएगा वो क्या आएगा, एम्पियर सेकेंड। तो अभी तक आप लोगों ने ये जाना कि आवेश के आपने दो मात्रक पढ़े, पहला तो आपने कूलाम जाना और दूसरा मात्रक क्या होता है मेरे भाई, एम्पियर सेकेंड होता है। अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो स्टेट कूलाम इसका सीजीएस मात्रक होता है मेरे भाई। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें, अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो मेरे भाई सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक, ठीक है मेरे भैया, किसका मेरे भैया, आवेश का सीजीएस मात्रक की बात करें तो स्टेट कूलाम होता है। इस बात को भी आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है मेरे भैया। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें विधिवत तरीके से समझ में आई होंगी। तो मैंने अभी तक दो ही बातें बताई हैं, आवेश की परिभाषा, आवेश का मात्रक और आवेश को किस सिंबल से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि ये तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें यहीं पर मेरे भाई, अगर हम लोग बात करें कि ये जो आवेश होता है ये राशि कैसी होती है, तो मेरे भाई आपको मैं बता देता हूं कि ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है मेरे भाई, ये एक अदिश राशि है।
तो आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। अच्छा, अदिश राशि का मतलब क्या होता है? तो भौतिक राशियों में आप लोगों ने पढ़ा था अदिश और सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम लोग अदिश राशि में रखते हैं साथियों। इसका मतलब आवेश जो है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। और इसका मात्रक मैं आपको बता ही चुका हूं, कूलाम होता है। और अगर हम यहीं पर बात करें तो साथियों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर में क्या? I इंटू टी। अगर आवेश की दूसरी परिभाषा की बात करें तो आवेश को हम लोग अगर विद्युत धारा और समय के संदर्भ में परिभाषा बनाने का काम करें ना, तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा तथा क्या है मेरे भाई, समय के गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेश कहते हैं। यानी इसका मतलब जो विद्युत धारा और समय का प्रोडक्ट निकल के आता है वो आवेश के बराबर होता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बात करें विद्युत धारा तथा समय का गुणनफल आवेश के बराबर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसका जो फार्मूला निकल के आएगा Q बराबर में क्या निकलेगा? IT निकलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर यहां पर हम लोग बात करें एक इलेक्ट्रॉन, साथियों एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इस बात को भी आप लोगों को याद रख लेना है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति मेरे भाई ऋणात्मक होती है। ये चीज याद रखना। जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है? तो निगेटिव नेचर का होता है मेरे भाई। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगली स्लाइड मेरी क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम आवेश के इतिहास के बारे में जानने का काम करें तो मेरे भाई आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर आवेश का इतिहास क्या रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम बात करें तो 600 बीसी में, बीसी का मतलब क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। जब ईसा मसीह जन्मे उनके बाद का जो समय कहलाया वो आपका एडी में आएगा, ईसवी में आएगा। ठीक है मेरे भाई। और इससे पहले का, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय काल होगा उसे ईसा पूर्व या बीसी शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं। अगर बात करें 600 बीसी में अगर हम देखें तो अब एक थेल्स नामक वैज्ञानिक हुए थे, फिजिशियन हुए थे, जिन्होंने आवेश के बारे में केवल नोटिस किया था कि मेरे भाई कोई चीज ऐसी भी है जो किसी बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करने का काम करती है या रिपल करने का, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होना स्टार्ट हो गया था। अगर 600 बीसी में जाएं तो सबसे पहले आवेश के बारे में जो शुरुआत करने वाले फिजिशियन थे उनका नाम क्या था? उनका नाम मेरे भाई थेल्स था। इन्होंने केवल बस नोटिस किया था आवेश के बारे में, अभी बता नहीं पाए हैं, केवल मेरे भाई नोटिस किया गया। अब समय काल बढ़ता है और बढ़ता है और इन्होंने क्या नोटिस किया था कि अंबर और ऊन के कपड़ों को जब क्या है रगड़ा जाता है तो कुछ धूल के कण, पत्तियों के टुकड़े को ये क्या करता है? आकर्षित होने लगे थे। इन्होंने क्या किया? एक अंबर लिया था, ऊन लिया था और उसको आपस में रगड़ा, और रगड़ने के बाद क्या हुए? जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हुए या धूल के कण हुए, उनके पास ये ले गए तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूल के छोटे छोटे कण उसके और आकर्षित होना स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने केवल इस बात को नोटिस करने का काम किया था। तो सबसे पहले आवेश के बारे में नोटिस किसने किया था? थेल्स ने किया था भाई साहब, थेल्स ने किया था। किसी को बताना नहीं, चुपचाप से लिख लेना और अपने भेजे में उतार लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर हम बात करें
अब ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी 1600 एडी का समय अंतराल आता है और एक फिजिशियन आए जिनका नाम विलियम गिलबर्ट था। इन्होंने घर्षण वैद्युत का सिद्धांत दिया। घर्षण वैद्युत सिद्धांत मतलब इन्हीं के ऊपर साथियों इन्होंने क्या किया था, अंबर और ऊन के कपड़ों को रगड़ा था। रगड़ने का मतलब मेरे भाई घर्षण ही किया था और इन्होंने इन्हीं के बारे में थेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा की और इन्हीं के नियमों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं कौन, विलियम गिलबर्ट। और इन्होंने घर्षण के ऊपर पूरा मेरे भाई थ्योरी ही दे डाली और इस थ्योरी को क्या बोला गया, घर्षण वैद्युत सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाता है घर्षण वैद्युत सिद्धांत किसने दिया, विलियम गिलबर्ट ने दिया था और कब दिया था, तो 1600 एडी में दिया था। ठीक है मेरे भाई, इस बात को आप लोगों ने समझनी है। अगर बात करें ये सिद्धांत आया घर्षण वैद्युत सिद्धांत, इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या था, डी मैग्नेट था, इस पुस्तक में इन्होंने इस बात को मेंशन किया था। तो याद रखिएगा मेरे भाई, अगर हम बात करें घर्षण वैद्युत सिद्धांत किस बुक में दिया गया, डी मैग्नेट बुक में दिया गया, किसके द्वारा लिखा गया था, विलियम गिलबर्ट द्वारा दिया गया था। और इस पुस्तक में इन्होंने इलेक्ट्रिका शब्द का प्रयोग किया था। यानी अगर हम बात करें जो आवेश है, आवेश के लिए इन्होंने किस शब्द का उपयोग किया था, तो इलेक्ट्रिका शब्द का प्रयोग किया था, जिसका मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रॉन से था। तो सबसे पहले डी मैग्नेट पुस्तक में मेरे भाई इलेक्ट्रिका शब्द किसके लिए यूज हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हुआ था और जिसका स्वाभाविक सा मतलब था किसकी ओर, आवेश की ओर। अगर अब यहीं पर हम लोग बात करें विद्युत आवेश के प्रकार, तो विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में कौन जाने थे, तो आगे नाम आता है मेरे भाई, थोड़ा सा धैर्य धारण करें, उनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन आता है। क्या आता है, अब समय काल आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिर अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो भाई साहब धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। अगर नामकरण की बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था, तो आवेश के प्रकार के बारे में बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरे भाई ऋणात्मक आवेश और एक होता है मेरे भाई धनात्मक आवेश। अभी हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि धनात्मक आवेश क्या है, ऋणात्मक आवेश क्या है। बस बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे हौसलों को आगे बढ़ाने का काम करें। जब मेरे भाई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और मैं आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लाने का काम करूंगा। ये आपके भाई का वादा रहा मेरे भाई, ठीक है। अगर हम बात करें तो आवेश का द्रव्यमान के साथ क्या होता है, स्थानांतरित होता है। अगर हम बात करें मेरे भाई आवेश क्या होता है, द्रव्यमान के साथ स्थानांतरित होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके थ्योरी के बारे में बताऊंगा। अब अगर हम यहां पर बात करें साथियों, जैसे यहां पर अगर हम रेशम ले लें, ठीक है, ये रेशम हो गया, और कांच ले लें। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का काम करें। तो जैसे रेशम हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई, कांच की छड़ हो गई। कांच की क्या हो गई, कांच की छड़। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, अब थोड़ा सा थ्योरी हम आपको समझा देते हैं मेरे भाई। तो यहां पर रेशम हो गया और कांच की छड़ हो गया। जब रेशम और कांच की छड़ को आपस में रगड़ा गया तो मेरे भाई यहां पर एक बात नोटिस की,
क्या नोटिस किया गया कि जब रेशम और कांच के छड़ को आपस में रगड़ा जाता है और कांच के छड़ को हम लोग कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे, तो ये क्या करता था, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का काम करता था। तो इसका मतलब अब प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि इसका मतलब रेशम के छड़ पर आपका क्या आ गया, तो मेरे भाई इसका मतलब जब इसमें घर्षण करवाया गया तो इसमें एक हीट एनर्जी निकल के आई होगी। क्या निकल के आई होगी? हीट एनर्जी निकल के आई होगी। और हीट एनर्जी की वजह से मैं आपको बता दूं, कोई भी पदार्थ होता है तो कोई पदार्थ का अपना न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में मेरे भाई प्रोटॉन और क्या होते हैं मेरे भाई, प्रोटॉन होते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में चक्कर लगा रहे होते हैं। और जो सेल, जो आपका ऑर्बिट होता है, जो कक्षा होती है, उसके जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हीट एनर्जी मिलती है, और हीट एनर्जी की वजह से वो अपने कक्षा को त्यागते हैं। तो इसका मतलब जो भी पदार्थ क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो जिस भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो उस पर मेरे भाई एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो अपना द्रव्यमान लेकर के जाएगा, और द्रव्यमान कितना लेके जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻³ kg को लेकर के जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कांच के जो छड़ था इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, और इसके इलेक्ट्रॉन कहां चले गए थे, रेशम के छड़ पर चले गए, और रेशम के छड़ पर मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई और इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई वो आपका कैसा हो गया, धनात्मक आवेश वाला हो गया, और जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई वो ऋणात्मक आवेश वाला हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि धनात्मक आवेश क्या होता है, तो धनात्मक आवेश उसी बॉडी पर आएगा जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण रखता है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतने ही उस पर क्या आएंगे, धनात्मक आवेश आएंगे। और जिस बॉडी ने जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा उस पर उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है। आई होप कि आप लोगों को यह बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो मेरे भाई द्रव्यमान के साथ होता है, यानी वो अपना द्रव्यमान लेकर के जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना। और इस कॉन्सेप्ट पे ना मेरे भाई एग्जाम में सवाल आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।